भारत का को किस रूप दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे ही आप लोगों ने संस्था के अंदर पंचजन्य का सफर अमृतकाल से शताब्दी काल तक किस रूप धारण करेगा उसका पूर्ण एक रोड मैप भी जरूर बनाया होगा। आप सब लोगों को उस रोड मैप के लिए भी मैं शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूँ। शुरुआती दौर पर जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो मैंने देखा कि हितेश जी और अनुराग जी दोनों माइक को पकड़ के शुरुआत करने वाले थे। मैंने सोचा कि पहला ट्रिगर कौन दबाएगा दोनों के बीच में, लेकिन आप जीत गए। और शायद बीच में रहने का यही एक एडवांटेज होता है, कभी कभी संपादक होने का भी होता है। हाँ। नहीं, एक तरफ रहने का भी एडवांटेज होता है। आपने अच्छा किया कि आप बीच में नहीं रहे, आप एक तरफ को हो गए। राजनीति की धाराओं की मैं बात कर रहा हूं। मैं तो आपको बता दूं कि अगर शायद आपने मेरे जीवन की सफर की एक तरीके से दृष्टि न देखी हो, मैं सदैव एक तरफ या दूसरे तरफ ही रहा हूं। मैं कभी बीच में रहने वाला आदमी नहीं हूं। और अगर आप देखो इतिहास से भी मैं मराठा हूं। मराठा या तो इस पार या उस पार रहते हैं, मराठा कभी बीच में नहीं रहते। मुझे पता है कि आप ये बात तो ये आप अपनी कुर्सी बीच वाली भी जल्दी खाली कर दीजिए। मुझे पता है कि ये बात आप इस सभागार के लोगों को नहीं सुना रहे हैं। लेकिन एक बात तो मानेंगे आप कि आप लंबे समय से राजनीति में हैं, मतलब आपकी एजुकेशन, आपके फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ। लेकिन इस समय के ज्योतिरादित्य कुछ बदले हुए हैं। अब तो आप यूक्रेन से लाते हैं, खुद अनाउंस करते हुए दिखाई देते हैं। अभी आपका एक वीडियो देखा, आप पकौड़े भी तल रहे हैं कहीं उधर। ऐसे ज्योतिरादित्य को हमने पहले नहीं देखा था। क्या बदलाव आप एक महसूस करते हैं राजनीति में पिछले कुछ सालों के दौरान? पहले तो मैं आपका जो हितेश जी का पहला प्रश्न था कि भारत की प्रस्तुतिकरण में जो विश्व में एक बदलाव आया है पिछले 8 वर्षों में, भारत की अहमियत, भारत की महत्वपूर्णता इस विश्व में कभी भी कोई भी नकार नहीं सकता था। लेकिन जो भारत की एक आवाज विश्व पटल पर होनी चाहिए थी, उससे भारत आजादी से आज तक वंचित रह चुका था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पद ग्रहण किया 2014 में, जो निरंतर एक प्रक्रिया की शुरुआत की इंगेजमेंट की, एक प्रक्रिया की शुरुआत की भारत की आवाज केवल भारत के राज्यों के अंदर नहीं लेकिन विश्व पटल पर उजागर करने की, भारत की क्षमता पूरे विश्व में दिख पाए, इस पर मेहनत मशक्कत करने की। और आज 8 सालों में जो एक तरीके का सफर हमारे देश ने तय किया, और जब मैं देश का शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वो केवल हम 135 करोड़ देशवासी भारत के अंदर नहीं, लेकिन हमारे 3.5 करोड़ प्रवासी भारतीय जो विश्व के कोने कोने में भारत का झंडा गाड़ के रख रहे हैं, उनके भी संदर्भ में मैं कहता हूं। और जो भारत की विशेषता प्रमाणित हुई है कई मुद्दों पर, आज भारत 8 वर्षों में जो हम लोग 11 नंबर पर थे आर्थिक क्षमता वाले देशों पर, अभी वित्त मंत्री जी का सेशन इसके पूर्व हुआ है, 2013-14 में हम लोग विश्व पटल पर 11 नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे थे। 8 सालों में हम लोग 5वें नंबर पर आ चुके हैं। और यह नहीं कि हमने छोटे छोटे देशों को पीछे छोड़ा है, विश्व के बड़े बड़े देशों को हमने पीछे छोड़ दिया है। और मैंने देखा कि तालियां थोड़ी हॉल में थोड़ी कम बजी हैं और वो उत्सुकता है। और मैं ये भी आपको बता दूं, नहीं मैंने इसलिए नहीं कहा कि तालियां ज्यादा बढ़े, लेकिन ये सूचना आपको दे दूं कि 2030 तक ये संकल्प हमने लिया है कि जो भारत आज 5वें पैदान पर है विश्व पटल पर,
वही भारत 2030 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की शक्ति के रूप में प्रमाणित होगा। आज हमने उस देश को, जो देश हमारे ऊपर राज करना चाहता था, उस यूनाइटेड किंगडम को हमने पीछे छोड़ दिया है। 6वें से 5वें नंबर आने तक और 5वें से 3रे नंबर तक के सफर तक हम लोग जर्मनी से आगे निकल जाएंगे और जापान से भी आगे निकल जाएंगे। तो विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति हम लोग बनेंगे। आज भारत का ग्रोथ रेट विश्व का सबसे हाई ग्रोथ रेट है। कोरोना काल में जिस तरीके से, अब मेरा मंत्रालय नागर विमानन का है, जिस तरीके से एक सशक्त पायलट की जरूरत होती है, प्रधानमंत्री जी ने जो कमांड किया है देश का, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी हितेश जी, अनुराग जी, अगर मैं कहूं कि देश का कमांड नहीं किया लेकिन विश्व का कमांड किया है प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना के महामारी के समय में। जो भारत की अहमियत बढ़ी है, पहले केवल भारत की आवाज की शायद कुछ छोटी क्षमता होती थी, आज पूरा विकसित विश्व भारत की तरफ निगाह रखता है कि आप रास्ता दिखाएंगे विश्व के लिए, आप समाधान निकालेंगे विश्व के। चाहे कोरोना काल की हम लोग बात करें, जो हम लोगों की स्वास्थ्य की सेवा के आधार पर मैनेजमेंट रहा, जो आज भारत एक फार्मेसी टू द वर्ल्ड बन गई है, जिस भारत में 75 वर्षों में कभी भी एक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, ये सभी वैक्सीन को हमें आयात करना पड़ता था विदेश से, वही भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन का आविष्कार हो रहा है। और हमारी क्या सोच, ये इस बंद कमरे में नहीं, केवल इस देश के अंदर नहीं, हमारी सोच वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। 100 देशों तक हमने इस वैक्सीन का निर्यात किया ताकि हम केवल भारतीयों का जान न बचाएं लेकिन विश्व के लोगों का जान बचाएं। यह भारत ने करके दिखाया है कोरोना काल में। तो जहां फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनी है, जहां एक आर्थिक महाशक्ति बनी है, इस वर्ष जो आप और हम अपने जीवन काल में कल्पना नहीं कर सकते थे, G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है, अध्यक्षता भारत की है इस पूरे वर्ष की। और ये G20 का वर्ष नॉर्मली ऐसे आयोजन पूर्व में भी हुए, नैम हुआ हो, चोगम हुआ हो, पर वे सारे दिल्ली सेंट्रिक रहे। इस बार प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व को और G20 को पूरा भारत, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी राज्य तक दिखाना चाहते हैं। 200 कार्यक्रम किए जाएंगे, एक राज्य में किया जाएगा। तो ये G20 दिल्ली की नहीं है, ये G20 पूरी भारत की है और उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो चाहे G20 की हम बात करें, आर्थिक शक्ति की हम बात करें, आज सारे हमारे पड़ोसी देशों को, भारत जब अग्रसर होता है तो भारत कभी भी अकेले अग्रसर नहीं होता। भारत विश्व को, पड़ोसियों को साथ में लेके चलता है। चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें, सभी देशों में विकास के काम, प्रगति के कारण भारतीय एजेंसीज के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि सामूहिक विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो केवल सिलिकॉन वैली की हम बात सुनते थे या बेंगलोर की हम बात सुनते थे, आज पूरे विश्व में से ज्यादा यूनिकॉर्न्स आज भारत में बन रहे हैं। 23 यूनिकॉर्न्स हो रही। और इस नवयुग में डिजिटलाइजेशन, पूरा विश्व धक्के 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 देकर डिजिटलाइजेशन की तरफ चल रहा है। और भारत, जिस भारत में 6 लाख गांव हैं, उन 6 लाख गांव तक यूपीआई के द्वारा करीब 7 बिलियन ट्रांजैक्शंस आज तक डिजिटलाइजेशन के आधार पर हो चुके हैं, जो पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है। तो एक परिवर्तन
स्वाभाविक और एक संपूर्ण परिवर्तन, ये 8 साल के सफर में आज भारत का मूल्यांकन विश्व पटल पर हम करेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं भी विश्व के कार्यक्रम में जाते हैं तो एक आकर्षण के केंद्र है। विश्व के सबसे बड़े नेता से सबसे छोटे नेता तक उनकी तरफ झांकते हैं समाधान के लिए। यूक्रेन की लड़ाई में रूस और यूक्रेन के बीच में समाधान अगर निकालना होगा तो प्रधानमंत्री जी की तरफ देखा जाता है। और मैंने स्वयं अनुभव किया, जो संदर्भ आपने दिया, कि जब रोमानिया में मुझे भेजा गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो वहां के राष्ट्रपति, वहां के नेता लोग, वहां के आम जनता की एक विचारधारा भारतीयों के प्रति, कि ये मत समझना कि ये आपके बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनकी सुरक्षा केवल आप वहां से आए इसलिए नहीं, हम लोग भी करेंगे, आप चिंता मत करना। ये भावना आज विश्व में पैदा हुई है, जो एक परिवर्तन हुआ है पिछले 8 वर्षों में। मैं माफी चाहता हूं, लंबा उत्तर आपके छोटे प्रश्न के लिए दिया, पर एक बहुत विश्वपूर्वक प्रश्न आपका था, जिसके लिए मैंने थोड़ा समय लिया। नहीं, आप बिल्कुल समय लीजिए, हमारे पास समय ही तो है। और मैंने भी तय किया है कि राजनीति पे प्रश्न करूंगा ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं भारत जोड़ो प्रक्रिया की बात करूंगा। पूर्वोत्तर के बारे में मेरा प्रश्न है। वो पूर्वोत्तर जो 10 साल पहले बिल्कुल अलग थलग दिखता था, कटा हुआ दिखता था देश से, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावनाओं का क्षेत्र है, आज आप उसे कैसे देखते हैं? आपकी किटी में क्या है? उड़ान योजना की क्या स्थिति है? देखिए, पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री जी का शुरुआती दौर पर एक संकल्प था। मैं अपने मंत्रालय की अगर बात आपसे करूं तो पूर्वोत्तर के राज्यों में जो एक नागर विमान क्षेत्र की कनेक्टिविटी थी, 8 या 9 राज्यों में केवल 9 एयरपोर्ट्स थे। इतनी महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग, और ऐसे कई राज्य थे, आपको भी आश्चर्य होगा हितेश जी सुनते हुए, जहां एक भी एयरपोर्ट नहीं था। उदाहरण के तौर पर अरुणाचल प्रदेश जैसा इतना बड़ा राज्य और इतना सेंसिटिव राज्य, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ चुके होंगे, बॉर्डर क्षेत्र है, एक एयरपोर्ट नहीं, शून्य कनेक्टिविटी। सिक्किम में शून्य कनेक्टिविटी, और नागर विमानन क्षेत्र को तय करना, अधोसंरचना लगाना चुटकी भर का काम नहीं है। समय लगता है, परिश्रम लगता है, राशि लगती है। और 8 वर्षों में जिस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केवल 9 विमानतल होते थे, आज 8 वर्षों के अंदर 16 विमानतल आज स्थापित हो चुके हैं उत्तर पूर्वी राज्य में। अरुणाचल प्रदेश जिसमें 0 एयरपोर्ट, आज 1 नहीं, 2 नहीं, लेकिन 3 एयरपोर्ट। सबसे रीसेंट होलोंगी में जो एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 650 करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित हुआ है, जिसका उद्घाटन भी उन्होंने स्वयं किया। सिक्किम में 0 एयरपोर्ट था, आज पाक्योंग में एयरपोर्ट बन चुका है। तो उस उत्तर पूर्वी राज्यों को जो महत्व मिलना चाहिए था भारत की श्रृंखला में, भारत की श्रेणी में, वो आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 साल के कार्यकाल में हो पाया है। उड़ान की आपने बात की, उत्तर पूर्वी राज्य में फ्लाइट कनेक्टिविटी की हम अगर बात करें तो 2013-14 में हमारे क्षेत्र में हम लोग मेजर करते हैं फ्लाइट कनेक्टिविटी, एयर ट्रैफिक मूवमेंट प्रति हफ्ता के आधार पर। जिस उत्तर पूर्वी राज्यों में केवल 975 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स पर वीक होते थे, आज 8 साल बाद 1871 एयर ट्रैफिक मूवमेंट्स आज के दिवस पर प्रति हफ्ता उत्तर पूर्वी राज्य में, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और उड़ान की आपने बात की,
उड़ान योजना एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। पूरे देश का आम नागरिक, प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा की हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे। एक सब्सिडाइज्ड स्कीम ताकि आम यात्री को भी वो सुलभ हो पाए। एक परिवर्तन अगर इस क्षेत्र में, नागर विमानन क्षेत्र में आया है, तो सही मायने में हम लोग कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिकरण इस क्षेत्र का हो चुका है। और जितने उड़ान योजना में रूट्स हम लोग ने अवार्ड किए हैं, उनमें से करीब करीब 14 से 15% केवल उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए हमने किया है। तो एक नई रोशनी, एक नई विकास की सोच और विचारधारा, और उत्तर पूर्वी राज्य से जो फ्लाइट्स भी आती हैं या जाती हैं, खचाखच भरी हुई जाती। तो एक जुड़ाव का क्योंकि आज समय की मांग हो चुकी है। जो परिवर्तन पिछले 20-30 सालों में आया है, जो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्णता हो गई है कि मनुष्य को आज अगर एक चीज हमारे पास नहीं है तो वो है समय। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं एक जगह से दूसरी जगह चट में गया और पट में वापस आ गया। और इसलिए नागर विमानन क्षेत्र आज आने वाले दिनों में, मैं मानता हूं कि देश की अधोसंरचना और आवागमन के लिए रीढ़ की हड्डी बनने वाली है। और इसलिए उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको आगे बढ़ाना, ये हम लोगों का संकल्प है। कायाकल्प तो हुआ है। जिस देश में एयरलाइन का, एयर इंडिया का शुभंकर एक महाराजा होते थे, उस देश के नागरिक उड्डयन मंत्री एक महाराज हो गए हैं। हितेश जी, मैं एक चीज पूछता हूं कि अगर स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो महत्वाकांक्षी योजना है उड़ान, इसकी राह की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? इसमें तो, एक ऐड करूंगा, इसी में एक ऐड मेरा सवाल भी है कि जैसे आपने हवाई चप्पल की बात करी कि हवाई चप्पल वाला यात्रा करे, लेकिन फेयर एक क्राइसिस है कि फेयर बढ़ रहे हैं। जो छोटी जगहों से कनेक्टिविटी है उसमें एयरक्राफ्ट का साइज छोटा है, लिहाजा नंबर ऑफ पैसेंजर्स की एक लिमिटेशन है। तो लोगों ने कहा है कि ये ठीक है, बहुत अच्छा मूव है, लेकिन इसकी एक कुछ अपने डिसएडवांटेज भी हैं। उसको लेकर क्या कुछ योजना है कि अगर ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग जाना चाहेंगे, पैसा खर्च करना चाहेंगे, लेकिन प्राइस ना भी बढ़े, रीजनेबल भी रहे और लोगों को सीटें भी मिले? ये एक डबल बैरल क्वेश्चन हो गया। हितेश जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है और पिछले 30 उसे मेटाफर की तरह से ही लें, रूपक की तरह मेटाफर भी, पर 30-40 वर्षों में जो भी जहां मेरी विफलताएं रही हैं, जहां मेरी सफलताएं रही हैं, मेरी मेहनत और परिश्रम के आधार पर हुई है। मुझे अपने परिवार के इतिहास पे बहुत गर्व है, लेकिन आधुनिक भारत का मैं एक आधुनिक नागरिक हूँ। उड़ान योजना की आपने बात की, स्वॉट एनालिसिस। अगर आप उड़ान योजना की स्ट्रेंथ्स देखें तो जो कनेक्टिविटी उड़ान योजना ने कनेक्टिविटी के क्षेत्र में तब्दील की है, 71 एयरपोर्ट्स उड़ान योजना के तहत बनी है। और खास करके उन जगहों में जहां आप और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एयरपोर्ट बनेगी। उड़ीसा के पश्चिमी तट पर, उदाहरण के तौर पर झरसुगुड़ा, जहां झरसुगुड़ा के हमारे नागरिकों को 300 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था भुवनेश्वर तक पहुंचने के लिए, फ्लाइट पकड़ने के लिए। 275 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट झरसुगुड़ा में उड़ान योजना के तहत बना है। आसाम में रूपसी, दरभंगा, राजस्थान में किशनगढ़, ऐसे अनेक कहानियां हैं जहां हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन उन एयरपोर्ट से प्रतिवर्ष 50,000 से लेकर 5.5 लाख यात्री सफलतापूर्वक नागर विमानन से अपना सफर तय कर रहे हैं। ये उड़ान योजना की स्ट्रेंथ है। एक, अधोसंरचना तैनात करना, दूसरा सब्सिडी के आधार पर वहां फ्लाइट तैनात करना ताकि आवागमन वहां बढ़ पाए। अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें, स्ट्रेंथ में एक और बात मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज तक 2017 में पहली फ्लाइट निकली थी, 2016 में योजना शुरुआत हुई। पिछले
5-5.5 वर्षों में 2,15,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत संभव हो पाई है, जो नहीं तो कभी संभव ही नहीं हो पाती। और 1,15,00,000 हमारे देश के वासी जो संभवतः केवल खेत में खड़े होकर ऊपर से जहाज देखते थे, आज उनमें से कई लोग जहाज के द्वारा सफर कर पाए। ये उड़ान योजना की स्ट्रेंथ है, ब्रेथ और डेप्थ दोनों को मिलाकर। अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें, मैं तो मानता हूं कि ये तो महज शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि 2024 तक 100 एयरपोर्ट्स पूर्ण रूप तक देश में बने, जिसमें से 71 मैंने आपको, उसमें एयरपोर्ट्स, वाटर ड्रोम्स और हेलीपोर्ट्स तीनों मिलाकर हमारे देश में बन पाए, और कुल मिलाकर 1000 रूट्स तैनात हों, जिसमें से वर्तमान में करीब 455 से 57 रूट्स आज तैनात हो चुके हैं। ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि जो पेनिट्रेशन की शुरुआत हमने की है, वो पेनिट्रेशन को हमें और बढ़ाना होगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 2019 में कोविड के पहले हमारे देश में 14.5 करोड़ यात्री, घरेलू यात्री रहे थे। 3rd लार्जेस्ट हमारा एविएशन मार्केट है पूरे विश्व में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को मिलाकर 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है विश्व में। 14.5 करोड़ यात्रियों ने तैनात की। हमारी आबादी क्या? 135 करोड़। मतलब अभी तक हम लोगों का पेनिट्रेशन, और मैं उसमें 14.5 करोड़ में कई ऐसे, जैसे आपके और हमारे तरह कई हमारे ऑडियंस में बैठे हुए गणमान्य नागरिकों की तरह कई बार यात्रा करते हैं, तो उसमें वो डबल भी काउंटेड है, तो 14.5 से बहुत कम है, करोड़ से बहुत कम। तो मतलब 6 से 7% भी पेनिट्रेशन नहीं हुआ है सिविल एविएशन का इस देश में। तो पोटेंशियल कितना है? ये हमारी अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट, हमारा थ्रेट इस क्षेत्र में उड़ान योजना में है कि उस वायबिलिटी को हम लोगों को तैनात करना, एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाना। और सबसे बड़ी बात जो अगर आप कहें कि जो वीकनेस है, उसे हमने दुरुस्त करने की कोशिश की है, जो अनुराग जी का प्रश्न भी था कि ज्यादा करके उड़ान योजना या तो नैरोड बॉडीड एयरक्राफ्ट एयरबस 320, 319 या 737 या ATR तक सीमित थी। जो अनुराग जी ने कहा कि छोटे प्लेन्स, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना है। आज भारत में इंटरनेशनल से इंटरनेशनल बहुत फ्लाइट्स आती हैं, इंटरनेशनल से डोमेस्टिक मेट्रो तक बहुत फ्लाइट्स जाती हैं, मेट्रो टियर 1 से टियर 2 तक बहुत फ्लाइट जाती हैं, पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी में अभी भी बहुत गुंजाइश है। और इसी विचारधारा के साथ उड़ान योजना के अंतर्गत मैंने एक नई स्कीम की शुरुआत की थी पिछले वर्ष, स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम। छोटे छोटे एयरक्राफ्ट, सब 20 सीटर्स, ताकि छोटे छोटे शहरों के बीच में वो आवागमन हम लोग तैनात कर पाएं, हेलीकॉप्टर, सी प्लेन्स का हम लोग तैनात कर पाएं। और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि उड़ान 4.2 के अंतर्गत 184 रूट्स हम लोग ने अवार्ड किए हैं, जिसमें से करीब करीब 16 रूट्स हेलीकॉप्टर्स के हैं, 50 रूट्स वाटर सी प्लेन्स के हैं, और करीब करीब 118 रूट्स छोटे प्लेन्स के। तो ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोगों को तैनात करनी होगी सिविल एविएशन के थ्रू, वो ये स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम्स के द्वारा हम लोग कर पाएंगे। और इसका एक और कारण है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एयरक्राफ्ट का होता है, वो सामान्य तौर पर उसी न्यूनतम एवरेज तक रहता है, पर अगर सीट्स कम हो जाए तो वो ऑपरेटिंग कॉस्ट कभी भी कवर नहीं हो पाता। तो इस स्मॉल एयरक्राफ्ट स्कीम में हमने एक नया ट्विस्ट दिया है कि लीज कॉस्ट एयरक्राफ्ट का भी, वो भी सब्सिडी के द्वारा हम लोग कवर करेंगे, ताकि छोटे प्लेन के ऑपरेटर्स के लिए इकोनॉमिक ये बन पाए। इसीलिए सी प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स की अब तैनाती हम लोग शुरू करेंगे पूरे देश के अंदर। कुछ चुनौतियों के तौर पर आपने हालांकि बता दिया है, लेकिन कुछ जैसे सिटीज़ हैं, आपका ग्वालियर में भी कुछ उड़ानें हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिक्कतें वहाँ पर हैं। इस तरह की दिक्कतों को दूर करने की कुछ योजना है? एक पिथौरागढ़ से उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, वो भी दूर हो गए। ड्रोन पोर्ट्स की भी बात हुई थी, इसको लेकर जी देखिए,
जैसे पूर्वोत्तर में बड़ा सेंसिटिव एरिया में ड्रोन पोर्ट है। देखिए, जहां तक ड्रोन्स का विषय है, मैं मानता हूं कि ये रेवोल्यूशन, ये क्रांति पूरे विश्व में भारत आगाज करेगा। प्रधानमंत्री जी की ये सोच विचारधारा थी और उनका एक मत है कि नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन पहले भारत में ही होना चाहिए। और जिस तीव्र गति से मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देश के अनुसार नई पॉलिसी की शुरुआत हमने की, पहले एक पॉलिसी आई थी, उसमें काफी कुछ अड़चन थे, तो पूरे तरीके से उसका सरलीकरण हमने कर लिया, सारे परमिशन हटा दिए, पूरा एयर स्पेस मैप हमने रिलीज कर दिया, जो एक बहुत संकट का कार्य है, क्योंकि पूरे देश का रेड जोन्स, ग्रीन जोन्स, येलो जोन्स का मैपिंग करना पड़ता है। सारे राज्यों के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, सारे केंद्र सरकार के मंत्रालय, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। पर रिकॉर्ड टाइम में हमने एयर स्पेस मैप भी निकाल दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो PLI स्कीम हमने ड्रोन्स के लिए भी निकाली है, एक नई तीव्र गति हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। और इसका एविडेंस, इसका सबूत हमें दिख रहा है कि जो ड्रोन कंपनीज आज IPO में भी जा रही हैं और जो डिमांड निकल रही है उन ड्रोन कंपनीज के IPOs के लिए, और जो प्रीमियम मिल रहा है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ये एक एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री होगी, जहां रोजगार के अवसर भी उत्पन्न इतने सारे होंगे, लाखों होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति जो एक कॉलेज स्टूडेंट भी ना हो लेकिन 12वीं पास हो, 2 महीने के अंदर एक ड्रोन पायलट बन सकता है और 30,000 से 40,000 रुपए की कमाई प्रति माह उसकी भी हो सकती है। और जैसे हम लोग मंत्रालयों के द्वारा ड्रोन्स को पूर्ण रूप से पेनिट्रेट करवा रहे हैं, चाहे कृषि मंत्रालय हो, चाहे माइनिंग मंत्रालय हो, जहां ड्रोन्स का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय जहां स्वामित्व, आपका कैडेस्ट्रल सर्वे, 7/12 एक्सट्रैक्ट, वो पूरा ड्रोन्स के आधार पर हो रहा है। तो एक नया मैकेनाइजेशन का दौर भारत में ड्रोन्स के जरिए आ रहा है, इसका हमें पूरा विश्वास। यानी कि कह सकते हैं कि सही मायनों में भारत जोड़ो यात्रा पे तो आप ही निकले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा तो असलियत में आप ही कर रहे हैं। 71 पोर्ट्स को जोड़ चुके हैं, 100 की योजना है, और आगे भी जो कुछ भी टेक्निकल दिक्कतें हैं उनको आप दूर करने की कोशिश में कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने बहुत व्यस्त समय में से समय निकाला, और मुझे भरोसा है कि जैसे राजनीति से परे की आपने बातें की हैं, और उसके साथ में सारे तथ्य, पूरे देश का चित्र आपने देश के सामने रखा है। निश्चित ही भारत जोड़ने में, उसे सबल बनाने में आपका ये वक्तव्य, उद्बोधन और बहुत सारे जो क्लिप्स जो आगे वायरल होंगे वो भी सहयोग करेंगे। धन्यवाद। देखिए हितेश जी, भारत जोड़ो केवल कहने से नहीं होता, आप और वायरल सामान की तरफ जा रहे हैं। जोड़ो कार्य क्षमता और संकल्पता और क्रियान्वयन के आधार पर होता है। जो प्रधानमंत्री जी ने 8 साल में करके दिखाया है, वो किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके, हमारे, हर देश के वासी के दिल में अंकित हो गया है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिरादित्य जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान कुलभूषण आहूजा जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली के माननीय प्रांत संघ चालक हैं। साथ में मनोज अग्रवाल जी, प्रसिद्ध व्यवसायी एवं समाज सेवी, मंच पर आए और ज्योतिरादित्य जी को सम्मानित करें। भारत भूषण जी साथ में आए।
आप